हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने इस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं देश के महान नायक, देश के महान महात्मा, देश के महान पुरुष मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा के नाम से या फिर महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। वे सत्याग्रह के माध्यम से अत्याचार के प्रतिकार करने के समर्थक अग्रणी नेता थे। उनकी इस अवधारणा की नींव संपूर्ण अहिंसा के सिद्धांत पर रखी गई थी, जिसने भारत सहित पूरे विश्व में जनता के नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित किया। उन्हें संसार में साधारण जनता महात्मा गांधी के नाम से जानती थी। संस्कृत भाषा में महात्मा अथवा महान आत्मा एक सम्मान सूचक शब्द है। गांधी को महात्मा के नाम से सबसे पहले 1915 में राजवैद्य जीवराम कालिदास ने संबोधित किया था। एक अन्य मत के अनुसार स्वामी श्रद्धानंद ने 1915 में महात्मा गांधी उपाधि दी थी। तीसरा मत यह है कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने 12 अप्रैल 1919 को अपने एक लेख में उन्हें महात्मा कहकर संबोधित किया था। उन्हें बापू के नाम से भी स्मरण किया जाता है। एक मत के अनुसार गांधी जी को बापू संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति उनके साबरमती आश्रम के शिष्य सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी जी के लिए जारी सारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हुए आजाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी। प्रतिवर्ष को 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन भारत में गांधी जयंती के रूप में और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले गांधी जी ने प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष हेतु सत्याग्रह आरंभ किया। 1915 में उनकी भारत वापसी हुई। उसके बाद उन्होंने यहाँ के किसानों, श्रमिकों और नागरिकी श्रमिकों को अत्यधिक भूमि कर और भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए एकजुट किया। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर संभालने के बाद उन्होंने देश भर में दरिद्रता से मुक्ति दिलाने, महिलाओं के अधिकारों का विस्तार, धार्मिक एवं जाति एकता का निर्माण व आत्मनिर्भरता के लिए अस्पृश्यता के विरोध में अनेकों कार्यक्रम चलाए। इन सब में विदेशी राज से मुक्ति दिलाने वाले स्वराज की प्राप्ति वाला कार्यक्रम ही प्रमुख था। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय पर लगाए गए लवण कर के विरोध में 1930 में नमक सत्याग्रह और इसके बाद 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन से विशेष विख्याति प्राप्त की। दक्षिण अफ्रीका और भारत में विभिन्न अवसरों पर कई वर्षों तक उन्हें कारागृह में भी रहना पड़ा। गांधी जी ने सभी परिस्थितियों में विभिन्न अवसरों पर कई वर्षों तक उन्हें कारागृह में रहने के बावजूद भी अहिंसा और सत्य का पालन किया और सभी को इनका पालन करने के लिए वकालत भी की। उन्होंने साबरमती आश्रम में अपना जीवन बिताया। परंपरागत भारतीय पोशाक धोती व सूती से बने शाल पहनी, जिसे वे स्वयं चरखे पर सूत काटकर हाथ से बनाते थे। उन्होंने सादा शाकाहारी भोजन खाया और आत्मशुद्धि के लिए लंबे लंबे समय उपवास रखे। 12 फरवरी वर्ष 1948 में महात्मा गांधी के अस्थि कलश जिन 12 तटों पर विसर्जित किए गए थे, उन्हें त्रिमोही संगम भी कहते हैं। इनका प्रारंभिक जीवन मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म पश्चिमी भारत में वर्तमान गुजरात के तटीय नगर पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर सन 1861 को हुआ था। 1869 को कुछ मतभेद हैं, वह माना जाता है। उनके पिता करमचंद गांधी सनातन धर्म की तेली जात से संबंध रखते थे और ब्रिटिश राज के समय कठियावाड़ की छोटी सी रियासत के दीवान अर्थात प्रधानमंत्री थे। गुजराती भाषा में गांधी का अर्थ है पंसारी, जबकि हिंदी भाषा में गांधी का अर्थ है इत्र फुलेल बेचने वाला, जिसे अंग्रेजी में परफ्यूमर कहा जाता है। उनकी माता पुतलीबाई परनामी वैश्य समुदाय की थी। पुतलीबाई करमचंद गांधी की चौथी पत्नी थी।
उनकी पहली 3 पत्नियां प्रसव के समय मर गई थी। भक्ति करने वाली माता की देखरेख और उस क्षेत्र की जैन परंपराओं के कारण युवा मोहनदास पर वे प्रभाव प्रारंभ में ही पड़ गए। इसने आगे चलकर महात्मा गांधी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन प्रभावों में सम्मिलित थे दुर्बलों में उत्साह की भावना, शाकाहारी जीवन, आत्मवृद्धि के लिए उपवास तथा विभिन्न जातियों के लोगों के बीच सहिष्णुता। मई 1883 में 13.5 वर्ष की आयु पूर्ण करते ही उनका विवाह 14 वर्ष की कस्तूरबाई मक्कन जी से कर दिया गया। पत्नी का पहला नाम छोटा करके कस्तूरबा कर दिया गया और उसे लोग प्यार से बा कहते थे। यह विवाह उनके माता पिता द्वारा तय किया गया व्यवस्थित बाल विवाह था, जो उस समय उस क्षेत्र में प्रचलित था। परंतु उस क्षेत्र में यही रीत थी कि किशोर दुल्हन को अपने माता पिता के घर और अपने पति से अलग अधिक समय तक रहना पड़ता था। 1885 में जब गांधी जी 15 वर्ष के थे तब इनकी पहली संतान ने जन्म लिया, किंतु वह केवल कुछ दिन तक ही जीवित रही और इसी वर्ष उनके पिता करमचंद गांधी भी चल बसे। मोहनदास और कस्तूरबा के 4 संतान हुई, जो सभी पुत्र थे। हरिलाल गांधी 1888 में, मणिलाल गांधी 1892 में, रामदास गांधी 1897 में, देवदास गांधी 1900 में जन्मे। पोरबंदर से उन्होंने मिडिल और राजकोट से हाई स्कूल किया। दोनों परीक्षाओं में शैक्षणिक स्तर पर वह साधारण छात्र रहे। मैट्रिक के बाद की परीक्षा उन्होंने भावनगर के सामल कॉलेज से कुछ समस्या के साथ उत्तीर्ण की। जब वे वहां रहे अप्रसन्न ही रहे, क्योंकि उनका परिवार उन्हें बैरिस्टर बनाना चाहता था। अपने 19वें जन्मदिन से लगभग 1 महीने पहले 4 सितंबर 1888 को गांधी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई करने और बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए। भारत छोड़ते समय जैन भिक्षु बेचार जी के समक्ष हिंदुओं को मांस, शराब तथा संकीर्ण विचारधारा को त्यागने के लिए अपनी माता जी को दिए गए एक वचन ने उनके शाही राजधानी लंदन में बिताए गए समय को काफी प्रभावित किया। हालांकि गांधी जी ने अंग्रेजी रीति रिवाजों का अनुभव किया, जैसे उदाहरण के तौर पर नृत्य कक्षाओं में जाने आदि का, फिर भी वह अपनी मकान मालकिन द्वारा मांस एवं पत्ता गोभी को हजम नहीं कर सके। उन्होंने शाकाहारी भोजनालयों की ओर इशारा किया। अपनी माता की इच्छाओं के बारे में कुछ उन्होंने पढ़ा था, उसे सीधे अपनाने की बजाय उन्होंने बौद्धिकता से शाकाहारी भोजन का अपना भोजन स्वीकार किया। उन्होंने शाकाहारी समाज की सदस्यता ग्रहण की और इसकी कार्यकारी समिति के लिए उनका चयन भी हो गया, जहां उन्होंने एक स्थानीय अध्याय की नींव रखी। बाद में उन्होंने संस्थाएं गठित करने में महत्वपूर्ण अनुभव का परिचय देते हुए इसे श्रेय दिया। वे जिन शाकाहारी लोगों से मिले उनमें से कुछ थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य भी थे। इस सोसाइटी की स्थापना 1875 में विश्व बंधुत्व को प्रबल करने के लिए की गई थी। इस बौद्ध धर्म एवं सनातन धर्म के साहित्य के अध्ययन के लिए समर्पित किया गया था। उन्हीं लोगों ने गांधी जी को श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने के लिए प्रेरित किया। हिंदू, ईसाई, बौद्ध, इस्लाम और अन्य धर्मों के बारे में पढ़ने से पहले गांधी धर्म में विशेष रुचि नहीं दिखाई। इंग्लैंड और वेल्स बार एसोसिएशन में वापस बुलावे पर वे भारत लौट आए, किंतु बम्बई में वकालत करने में उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। बाद में एक हाई स्कूल शिक्षक के रूप में अंशकालिक नौकरी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिए जाने पर उन्होंने जरूरतमंदों के लिए मुकदमों की अर्जियां लिखने के लिए राजकोट को ही अपना स्थायी मुकाम बना लिया। परंतु एक अंग्रेज अधिकारी की मूर्खता के कारण उन्हें यह कारोबार भी छोड़ना पड़ा। अपनी आत्मकथा में उन्होंने इस घटना का वर्णन अपने बड़े भाई की ओर से परोपकार की असफल कोशिश के रूप में किया। यही वह कारण था जिस वजह से उन्होंने 1893 में एक भारतीय फर्म से निटाल, दक्षिण अफ्रीका में, जो उन दिनों ब्रिटिश साम्राज्य का भाग होता था, 1 वर्ष के करार पर वकालत का कारोबार स्वीकार कर लिया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी को भारतीयों पर भेदभाव का सामना करना पड़ा।
आरंभ में उन्हें प्रथम श्रेणी की कोच की वैध टिकट होने के बाद तीसरी श्रेणी के डिब्बे में जाने से इनकार करने के लिए ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। इतना ही नहीं, पायदान पर शेष यात्रा करते हुए एक यूरोपियन यात्री के अंदर आने पर चालक की मार भी झेलनी पड़ी। उन्होंने अपनी इस यात्रा में कई कठिनाइयों का सामना किया। अफ्रीका में कई होटलों को उनके लिए वर्जित कर दिया गया। इसी तरह ही बहुत सी घटनाओं में से एक यह भी थी जिसमें अदालत के न्यायाधीश ने उन्हें अपनी पगड़ी उतारने का आदेश दिया था, जिसे उन्होंने नहीं माना। ये सारी घटनाएं गांधी जी के जीवन में एक मोड़ बन गई और विद्यमान सामाजिक अन्याय के प्रति जागरूकता का कारण बनी तथा सामाजिक सक्रियता की व्याख्या करने में मददगार सिद्ध हुई। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे अन्याय को देखते हुए गांधी जी ने अंग्रेजी समाज के अंतर्गत अपने देशवासियों के सम्मान तथा देश के स्वयं अपनी स्थिति के लिए प्रश्न उठाए। 1906 में जुलू दक्षिण अफ्रीका में नए चुनाव के कर लागू करने के बाद 2 अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला गया। बदले में अंग्रेजों ने जुलू के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। गांधी जी ने भारतीयों को भर्ती करने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों को सक्रिय रूप से प्रेरित किया। उनका तर्क था अपनी जागरूकता के दावों को कानूनी जामा पहनाने के लिए भारतीयों को युद्ध में सहयोग देना चाहिए। तथापि अंग्रेजों ने अपनी सेना में भारतीयों को पद देने से इनकार कर दिया था। इसके बावजूद उन्होंने गांधी जी के इस प्रस्ताव को मान लिया कि भारतीय घायल अंग्रेज सैनिकों को उपचार के लिए स्ट्रेचर पर लाने के लिए स्वेच्छापूर्वक कार्य कर सकते हैं। इस कोर की बागडोर गांधी ने थामी। 21 जुलाई 1906 को गांधी जी ने भारतीय जनमत इंडियन ओपिनियन में लिखा कि 23 भारतीय निवासियों के विरुद्ध चलाए गए ऑपरेशन के संबंध में प्रयोग द्वारा नेटाल सरकार के कहने पर एक कोर का गठन किया गया। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय लोगों से इंडियन ओपिनियन में अपने कॉलमों के माध्यम से इस युद्ध में शामिल होने के लिए आग्रह किया और कहा, यदि सरकार केवल यही महसूस करती रही कि आरक्षण बल बेकार हो रहे हैं, तब वे इसका उपयोग करेंगी और असली लड़ाई के लिए भारतीयों का प्रशिक्षण देकर इसका अवसर देंगे। गांधी जी की राय में 1906 का मसौदा अध्यादेश भारतीयों की स्थिति में एक किसी निवासी के नीचे वाले स्तर के सामने लाने जैसा था। इसलिए उन्होंने सत्याग्रह की तर्ज पर काफिर का उदाहरण देते हुए भारतीयों से अध्यादेश का विरोध करने का आग्रह किया। उनके शब्दों में यहाँ तक कि आदि जातियाँ और काफिर जो हमसे कम आधुनिक हैं ने भी सरकार का विरोध किया। पास का नियम उन पर भी लागू होता है किंतु वे पास नहीं दिखाते हैं। गांधी 1914 में दक्षिण अफ्रीका से भारत में रहने के लौट आए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों पर अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन उनके विचार भारत के मुख्य मुद्दों, राजनीति तथा उस समय के कांग्रेस दल के प्रमुख भारतीय नेता गोपाल कृष्ण गोखले पर आधारित थे, जो एक सम्मानीय नेता थे। गांधी जी की पहली बड़ी उपलब्धि 1918 में चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह में मिली। हालांकि अपने निर्वाह के लिए जरूरी खाद्य फसलों की बजाय नील नकद पैसा देने वाली खाद्य फसलों की खेती वाले आंदोलन भी महत्वपूर्ण है। जमींदारों की ताकत के दमन से हुए भारतीयों का नाम मात्र भरपाई भत्ता दिया गया, जिससे वे अत्यधिक गरीबी से घिर गए। गांवों को बुरी तरह निंदा और उनके गंदा और अस्वस्थकर और शराब, अस्पृश्यता और पर्दा से बांध दिया गया। अब एक विनाशकारी अकाल के कारण शाही कोष की भरपाई के लिए अंग्रेजों ने दमनकारी कर लगा दिया, जिनका बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। यह स्थिति निराशाजनक थी। खेड़ा गुजरात में भी यही समस्या थी। गांधी जी ने वहां एक आश्रम बनाया जहां उनके बहुत सारे समर्थकों और नए स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को संगठित किया गया।
उन्होंने गांवों का एक विस्तृत अध्ययन और सर्वेक्षण किया जिसमें प्राणियों पर हुए अत्याचार के भयानक कांडों का लेखा जोखा रखा गया और इसमें लोगों की अनुत्पात की समान अवस्था को भी शामिल किया गया था। ग्रामीणों में विश्वास पैदा करते हुए उन्होंने अपना कार्य गांवों की सफाई करने से आरंभ किया, जिसके अंतर्गत स्कूलों और अस्पताल बनाए गए और उपरोक्त वर्णित बहुत सी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए ग्रामीण नेतृत्व प्रेरित किया गया। लेकिन इसके प्रमुख प्रभाव उस समय देखने को मिले जब उन्हें अशांति फैलाने के लिए पुलिस ने गिरफ्तार किया और उन्हें प्रांत छोड़ने के लिए आदेश दिया। हजारों की तादाद में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और जेल, पुलिस स्टेशन एवं अदालतों के बाहर रैलियां निकाल गांधी जी को बिना शर्त रिहा करने की मांग की। गांधी जी ने जमींदारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और हड़तालों को नेतृत्व में किया, जिन्होंने अंग्रेज सरकार के मार्गदर्शन में उस क्षेत्र के करीब किसानों को अधिक क्षतिपूर्ति मंजूर करने तथा खेती पर नियंत्रण, राजस्व में बढ़ोतरी को रद्द करना तथा इसे संग्रहित करने वाले एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान संघर्ष के दौरान गांधी जी को जनता ने बापू, पिता और महात्मा के नाम से संबोधित किया। खेड़ा में सरदार पटेल ने अंग्रेजों के साथ विचार विमर्श के लिए किसानों का नेतृत्व किया, जिसमें अंग्रेजों ने राजस्व संग्रहण से मुक्ति देकर सभी कैदियों को रिहा कर दिया गया था। इसके परिणाम स्वरूप गांधी की ख्याति देश भर में फैल गई। असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने असहयोग, अहिंसा तथा शांतिपूर्ण प्रतिकार को अंग्रेजों के खिलाफ शस्त्र के रूप में उपयोग किया। पंजाब में अंग्रेजी फौजों द्वारा भारतीयों पर जलियांवाला नरसंहार, जिसे अमृतसर नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है, देश को भारी आघात पहुंचाया, जिससे जनता में क्रोध और हिंसा की ज्वाला भड़क उठी। गांधी जी ने ब्रिटिश राज तथा भारतीयों द्वारा प्रतिकारात्मक रवैया दोनों की निंदा की। उन्होंने ब्रिटिश नागरिकों तथा दंगा के शिकार हुए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की तथा पार्टी के आरंभिक विरोध में दंगों की भर्त्सना भी की। गांधी जी के भावनात्मक भाषण के बाद अपने सिद्धांत की वकालत की सभी हिंसा और बुराई को न्यायोचित भी नहीं ठहराया जा सकता, किंतु इस नरसंहार और उसके बाद हुई हिंसा से गांधी जी ने अपना मन संपूर्ण सरकार तथा भारतीय सरकार के कब्जे वाली संस्थाओं पर संपूर्ण नियंत्रण लाने पर केंद्रित था, जो जल्द ही स्वराज तथा संपूर्ण व्यक्तिगत, आध्यात्मिक एवं राजनीतिक आजादी में बदलने वाला था। दिसंबर 1921 में गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व में कांग्रेस को स्वराज के नाम वाले एक नए उद्देश्य के साथ संगठित किया गया। पार्टी में सदस्यता सांकेतिक शुल्क का भुगतान पर सभी के लिए खुली थी। पार्टी को किसी एक कुलीन संगठन की न बनाकर इसे राष्ट्रीय जनता की पार्टी बनाने के लिए इसके अंदर अनुशासन में सुधार लाने के लिए एक पद सोपान समिति गठित की गई थी। गांधी जी ने अपने अहिंसात्मक मंच को स्वदेशी नीति में शामिल करने के लिए विस्तार किया, जिससे उसमें विदेशी वस्तुओं, विशेषकर अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। इससे जुड़ने वाली उनकी वकालत का कहना था कि सभी भारतीय अंग्रेजों द्वारा बनाए वस्त्रों की अपेक्षा हमारे अपने लोगों द्वारा हाथ से बनाई गई खादी पहने। गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन को सहयोग देने के लिए पुरुषों और महिलाओं को प्रतिदिन खादी के लिए सूत काटने में समय बिताने के लिए कहा। यह अनुशासन और समर्पण लाने की ऐसी नीति थी जिससे अनिच्छा और महत्वाकांक्षा को दूर किया जा सके और इनके स्थान पर उस समय महिलाओं को शामिल किया जाए, जब ऐसे बहुत से विचार आने लगे कि इस प्रकार की गतिविधियां महिलाएं के लिए असम्मानजनक हैं। इसके अलावा गांधी जी ने ब्रिटेन की शैक्षिक संस्थाओं तथा अदालतों का बहिष्कार किया, सरकारी नौकरियों को छोड़ने तथा सरकार से प्राप्त तमंगों और सम्मान को वापस लौटाने का भी अनुरोध किया। गांधी जी की सक्रिय राजनीति से दूर ही रहीं और 1920 की अधिकांश अवधि तक वे स्वराज पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच खाई को भरने में लगे रहे।
इसके अतिरिक्त वे अस्पृश्यता, शराब, अज्ञानता और गरीबी के खिलाफ आंदोलन भी छेड़ते रहे। उन्होंने पहले 1928 में लौटे एक साल पहले अंग्रेजी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक नया संवैधानिक सुधार आयोग बनाया, जिसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। इसका परिणाम भारतीय राजनीतिक दलों द्वारा बहिष्कार निकला। दिसंबर 1928 में गांधी जी ने कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक प्रस्ताव रखा, जिसमें भारतीय साम्राज्य को सत्ता प्रदान करने के लिए कहा गया था, अथवा ऐसा न करने के लिए बदले अपने उद्देश्य के रूप में संपूर्ण देश की आज़ादी के लिए असहयोग आंदोलन का सामना करने के लिए तैयार हैं। गांधी जी ने न केवल युवा वर्ग, सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू जैसे पुरुषों द्वारा तत्काल आज़ादी की मांग के विचारों को फलीभूत किया, बल्कि अपनी स्वयं की मांग को 2 साल की बजाय 1 साल के लिए रोक दिया। अंग्रेजों ने कोई जवाब नहीं दिया। 31 दिसंबर 1929 को भारत का झंडा फहराया गया था। लाहौर में है 26 जनवरी 1930 का दिन लाहौर में भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मनाया। यह दिन लगभग प्रत्येक भारतीय संगठनों द्वारा भी मनाया गया। इसके बाद गांधी जी ने मार्च 1930 में नमक पर कर लगाए जाने के विरोध में नया सत्याग्रह चलाया, जिसे 12 मार्च से 6 अप्रैल तक नमक आंदोलन के बाद यह 400 किलोमीटर तक का सफर अहमदाबाद से दांडी गुजरात तक चलाया गया, ताकि स्वयं नमक उत्पन्न किया जा सके। समुद्र की ओर इस यात्रा में हजारों की संख्या में भारतीयों ने भाग लिया। भारत में अंग्रेजों की पकड़ को विचलित करने वाला यह एक सर्वाधिक सफल आंदोलन था, जिसमें अंग्रेजों ने 80,000 से अधिक लोगों को जेल भेजा। दलित आंदोलन और निश्चय दिवस 1932 में दलित नेता और प्रकांड विद्वान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के चुनाव प्रचार के माध्यम से सरकार ने अछूतों को एक नए संविधान के अंतर्गत अलग निर्वाचन मंजूर कर दिया। इसके विरोध में दलित हितों के विरोधी गांधी जी ने सितंबर 1932 में 6 दिन का अनशन ले लिया, जिसने सरकार को सफलतापूर्वक दलित से राजनीतिक नेता बने पल बंकर बालू द्वारा की गई मध्यस्थता वाली एक समान व्यवस्था को अपनाने पर बल दिया। अछूतों के जीवन को सुधारने के लिए गांधी जी द्वारा चलाए गए इस अभियान की शुरुआत थी। गांधी जी ने इन अछूतों को हरिजन का नाम दिया, जिन्हें वे भगवान की संतान मानते थे। 8 मई 1933 को गांधी जी ने हरिजन आंदोलन में मदद करने के लिए आत्मशुद्धिकरण का 21 दिन तक चलने वाले का उपहास किया। यह नया अभियान दलितों को पसंद नहीं था, वे एक प्रमुख नेता बने रहे। डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी द्वारा हरिजन शब्द का उपयोग करने की स्पष्ट निंदा की। दलित सामाजिक रूप से अपरिपक्व हैं और सुविधा संपन्न जाति वाले भारतीयों ने पितृसत्तात्मक भूमिका निभाई। अंबेडकर और उसके सहयोगी दलों को भी महसूस हुआ कि गांधी जी दलितों के राजनीतिक अधिकारों को कम आंक रहे हैं। हालांकि गांधी जी की एक तेली वैश्य जाति में पैदा हुए, फिर भी उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वह अंबेडकर जैसे दलित मसीहा के होते हुए भी वह दलितों के लिए आवाज उठा सकता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में हिंदुस्तान की सामाजिक बुराइयों में छुआछूत एक प्रमुख बुराई थी, जिसके विरुद्ध महात्मा गांधी और उनके अनुयायी संघर्ष रहते थे। उस समय देश के प्रमुख मंदिरों में हरिजनों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित था, प्रतिबंधित था। केरल राज्य का जनपद त्रिशूर दक्षिण भारत की एक प्रमुख धार्मिक नगरी है। यहीं एक प्रतिष्ठित मंदिर है, गुरुवायूर मंदिर, जिसमें कृष्ण भगवान के बाल रूप के दर्शन कराती भगवान गुरुवायूरप्पन की मूर्ति स्थापित है। आज़ादी से पूर्व अन्य मंदिरों की भांति इस मंदिर में भी हरिजनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध है। भारत स्वतंत्रता और भारत का विभाजन। गांधी जी ने 1946 में कांग्रेस को ब्रिटिश कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को ठुकराने का परामर्श दिया, क्योंकि उसे मुस्लिम बहुलता वाले
प्रांतों के लिए प्रस्तावित समूहीकरण के प्रति उनका गहन संदेह होना था। इसलिए गांधी जी ने प्रकरण को एक विभाजन के पूर्वाभ्यास के रूप में देखा। हालांकि कुछ समय से गांधी जी के साथ कांग्रेस द्वारा मतभेदों वाली घटना में से यह भी एक घटना बनी, चूँकि नेहरू और पटेल जानते थे यदि कांग्रेस इस योजना का अनुमोदन नहीं करती है तब सरकार का नियंत्रण मुस्लिम लीग के पास चला जाएगा। उन्होंने उत्तर भारत के साथ साथ बंगाल में भी मुस्लिम और हिंदू समुदाय के नेताओं के साथ गर्म रवैये को शांत करने के लिए गहन विचार विमर्श किया। 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद उन्हें उस समय परेशान किया गया जब सरकार ने पाकिस्तान के विभाजन परिषद द्वारा बनाए गए समझौते के अनुसार 55 करोड़ न देने का निर्णय लिया गया था। सरदार पटेल जैसे नेताओं को डर था कि पाकिस्तान इस धन का उपयोग भारत के खिलाफ जंग छेड़ने में कर सकता है। जब यह मांग उठने लगी सभी मुस्लिमों को पाकिस्तान भेजा गया और मुस्लिम और हिंदू नेताओं ने इस पर असंतोष व्यक्त किया और एक दूसरे के साथ समझौता करने से मना करने से महात्मा गांधी को गहरा सदमा पहुंचा। उन्होंने दिल्ली में अपना पहला आमरण अनशन आरंभ किया जिसमें सांप्रदायिक हिंसा को सभी के लिए तत्काल समाप्त करने और पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए कहा गया था। गांधी जी को डर था कि पाकिस्तान में अस्थिरता और असुरक्षा से भारत के प्रति उनका गुस्सा और बढ़ जाएगा तथा सीमा पर हिंसा फैल जाएगी। उन्हें आगे भी डर था कि हिंदू और मुस्लिम अपनी शत्रुता को फिर से नया कर देंगे और उसमें नागरिक युद्ध हो जाने की आशंका बन सकती है। जीवन भर गांधी जी का साथ देने वाले सहयोगियों के साथ भावुक बहस के बाद गांधी जी ने बात का मानने से इनकार कर दिया और सरकार को अपनी नीति पर अडिग रहना पड़ा तथा पाकिस्तान को भुगतान कर दिया गया। हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय के नेताओं ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वे हिंसा को भुलाकर शांति लाएंगे। इन समुदायों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा शामिल थे। इस प्रकार गांधी जी ने संतरे का जूस पीकर अपना अनशन तोड़ा। 30 जनवरी 1948 गांधी की उस समय नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वे दिल्ली के बिड़ला भवन में थे। बिरला हाउस के मैदान में रात चहलकदमी कर रहे थे। गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे हिंदू राष्ट्रवादी थे जिनके कट्टरपंथी हिंदू महासभा के साथ संबंध थे, जिसने गांधी जी को पाकिस्तान को भुगतान करने के मुद्दे को लेकर भारत को कमजोर बनाने के लिए जिम्मेदार ठहराया था। गोडसे और उनके सह षड्यंत्रकारी नारायण आप्टे को बाद में केस चलाकर सजा दी गई तथा 15 नवंबर 1949 को इन्हें फांसी दे दी गई। राजघाट नई दिल्ली में गांधी जी के स्मारक पर देवनागरी में हे राम लिखा हुआ है। ऐसा व्यापक तौर पर माना जाता है कि गांधी जी को गोली मारी गई तब उनके मुख से निकलने वाले अंतिम शब्द थे। हालांकि इस कथन पर विवाद उठ खड़े हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित किया। गांधी जी की राख को एक अस्थि रख दिया गया। उनकी सेवाओं की याद दिलाने के लिए संपूर्ण भारत में ले जाया गया। इनमें से अधिकांश को इलाहाबाद में संगम पर 12 फरवरी 1948 को जल में विसर्जित कर दिया गया, किंतु कुछ को अलग पवित्र रूप में रख दिया गया। 1997 में तुषार गांधी ने बैंक में न पाए गए एक अस्थि कलश की कुछ सामग्री को अदालत के माध्यम से इलाहाबाद में संगम नामक स्थान पर जल में विसर्जित कर दिया। 23 जनवरी 2008 को दुबई में रहने वाले एक व्यापारी द्वारा गांधी जी की राख वाले एक अन्य अस्थि कलश को मुंबई संग्रहालय में भेजने के उपरांत उन्हें गिरगाम चौपाटी नामक स्थान पर जल में विसर्जित कर दिया गया। एक अन्य अस्थि कलश आगा खान जो पुणे में है वहां समाप्त हो गया और दूसरा आत्मबोध फेलोशिप झील मंदिर में लॉस एंजलिस में रखा हुआ है। इस परिवार को पता है कि इस पवित्र राख का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है।
लेकिन उन्हें यहाँ से हटाना नहीं चाहती, क्योंकि इसे मंदिरों को तोड़ने का खतरा पैदा हो सकता है। 12 फरवरी वर्ष 1948 में महात्मा गांधी के अस्थि कलश, जिन पर 12 तटों पर विसर्जित किए थे, वह त्रिमोहिनी संगम भी उनमें से एक है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है और हम आगे नए वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। आपको जानकारी कैसी लगी या वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार मित्रों।